नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है पार्ट 4। और इस पार्ट 4 के अंदर हम मध्य प्रदेश के सभी राजवंशों को कंप्लीट कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट 4 में अब हम पढ़ेंगे बोधि और मगवंश के बारे में। जी हाँ, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से पार्ट पे बोधि और मग शासकों का निवास था या कहें कि उनकी राज सत्ता थी, तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान का जो जबलपुर वाला पार्ट है, यहाँ पर त्रिपुरी वाला ये वाला क्षेत्र जिसको आधुनिक तौर से हम तेवर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बोधि राजाओं का शासन हुआ करता था और उनके शासन का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यानी कि त्रिपुरी के जो कलचुरी थे उनके पहले यहाँ पर बोधि शासकों का उल्लेख था, उनका शासन था। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। उनमें 4 शासकों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें श्री बोधि जो कि संस्थापक था इसका, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि के नाम ज्ञात होते हैं। और इसी समय पर जब बोधि राजवंश की सत्ता थी तो उसके पास वाले क्षेत्र जो था विंध्य प्रदेश कहलाता है, यानी कि उमरिया वाला जो पार्ट था, बघेलखंड वाला क्षेत्र, वहाँ पर मग शासकों का आधिपत्य था। तो मगही वंश या कहे कि मग वंश मध्य प्रदेश में कहाँ पर था, तो बघेलखंड में था। और स्पेशल अगर आप कहें तो यह बांधवगढ़ में था। और इस वंश का जो प्रथम शासक यानी कि संस्थापक था वह भीमसेन था। और प्रसिद्ध राजा जो था वह भद्रमग था और शिवमग था। मगी शासकों के सिक्के और मोहर और शिलालेख कौशाम्बी, भीटा और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। बांधवगढ़ से इन शासकों के अलावा सेंगर राजवंश जो है इसके भी अभिलेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है कि सेंगर राजवंश मध्य प्रदेश में कहाँ पर था, तो बांधवगढ़, है ना। तो इस तरह से बोधि और मग राजवंश वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बस याद रखिए, बोधि जबलपुर त्रिपुरी और मग बांधवगढ़। अब हम बारी बारी सब चर्चा करते हैं राजपूत वंश की। जी हाँ, दक्षिण भारतीय राजवंश और जो पुलिकेशन के एक सामंत हुआ करते थे और इनको यहाँ पर उसने लाकर स्थापित किया था। राष्ट्रकूट यानी कि राष्ट्र की सीमा करने वाला, सीमा की रक्षा करने वाला। कूट का मतलब था सीमा रक्षक। और इसी पद से एक नए राजवंश का उदय होता है और वो कहलाता है राजपूत। राजपूत जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है और इस राजवंश की 2 शाखाएं मध्य प्रदेश में रूल करती है जो 7वीं और 10वीं शताब्दी तक रही। राजपूत शासकों के सहयोग से ही परमार राजवंश स्थापित होता है। मध्य प्रदेश में राजा भोज जो परमार राजवंश के थे या कहे कि उनके जो पूर्वज थे वह राजपूत शासकों से ही स्थापित होते हैं। राजपूत राजाओं के जो शिलालेख मिलते हैं, ताम्रपट्ट मिले हैं, वह बैतूल डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं। और बैतूल में तिवरखेड़ा या तिवरखेड़ी भी कहा जाता है, ये मुल्ताई के पास में पड़ता है। इसको तिवरखेड़ी वाली प्रसिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। और 4 राजपूत राजाओं के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिनमें दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और नन्नराज के नाम ज्ञात होते हैं। राजपूतों की एक शाखा ने बैतूल और अमरावती के क्षेत्र पर रूल किया, यानी कि एक बैतूल पे रूल कर रही है, ये बैतूल वाला पार्ट है, और यहाँ पर अमरावती, दोनों पर एक साथ रूल करती है। बट ये दूसरी शाखा नहीं थी, अमरावती है ना। दूसरी शाखा माल्याखेत थी जो कि साउथ में थी, नीचे की ओर। और इस शाखा का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था।
दंती दुर्ग ने मालवा पर जब अटैक किया और उसकी यहाँ पर विजय हुई तो उसने एक आयोजन किया जिसको हिरण्य गर्भदान के नाम से जाना गया, है ना। तो हिरण्य गर्भदान का आयोजन कौन से राजवंश ने किया था? तो राजपूत राजवंश ने किया था और शासक का नाम याद रखेंगे दंती दुर्ग। और इस आयोजन से उसने अपने विजय की घोषणा कर दी थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपने कहीं बार पढ़ा होगा इंदौर का इंद्रेश्वर मंदिर। आपको गलत डाटा बता दिया जाता है कि किस में बना और बहुत कुछ 17-21 ऐसे करके बताया जाता होगा। इंदौर के इंद्रेश्वर मंदिर का जो निर्माण है राजपूत वंश के जो राजा थे इंद्रस्य तृतीय ने करवाया था। इंद्रस्य तृतीय एक सैन्य अभियान पर थे और उज्जैन जाते हुए उनकी सेना ने यहाँ पर डेरा डाला और जहाँ पर डेरा डाला था वहाँ की लोकेशन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। तो राजा इंद्रसिंह के नाम से इस मंदिर का नाम इंद्रेश्वर मंदिर रखा गया। कानन और खान नदी जो कहते हैं उस किनारे पर यह बसाया गया है मंदिर और इसी इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से इसका नामकरण इंद्रपुर पड़ा और वर्तमान का इंदौर कहलाने लगा। यानी कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है उसका नामकरण कौन से राजवंश ने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर आंसर करना होगा कि राजपूत राजवंश और राजा का नाम पूछा जाए तो इंद्रसिंह तृतीय ने। अब हम चर्चा करते हैं परमार राजवंश की। परमार वंश से राजा सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त परिमल ने नवसाहंग सांग चरित्र की रचना की और इस ग्रंथ में परिमल ने परमार वंश की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि किस तरह से परमार राजवंश की उत्पत्ति होती है। सत्याश्रय को पराजित करने के बाद पद्मगुप्त इसको लिखते हैं। पद्मगुप्त ध्यान दे 3 परमार राजाओं के कालखंड में रहे, सिंधुराज और सिंधुराज से पहले वाकपति, मुंज और उसके बाद राजा भोज। ऐसे कई साहित्यकार हैं जिनके 3-3 शासक उनके कालखंड रहे हैं। मालवा के परमार अपनी उत्पत्ति अग्निकुंड से होना मानते हैं और अग्निकुंड से उत्पन्न इस वीर पुरुष का जो नाम था वह परमार था। यानी कि इस टाइप से लिखा हुआ परमार था जो इस वंश का आदि पुरुष हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस वंश का आदि पुरुष कौन था? ए परमार, बी परमार, सी सूर्यदेव वगैरह वगैरह जो भी है इस तरह के नाम हो जाएंगे। तो आप क्या आंसर करेंगे? ए परमार। और इस आदि पुरुष के नाम से इस वंश का नाम परमार हो गया। 9वीं शताब्दी में इस राजसत्ता की नींव पड़ी और उपेंद्र उर्फ कृष्णराज एक साहसी योद्धा ने इस वंश का आगे तक मान बढ़ाया या कहें कि उसका संस्थापक माना जाता है। तो कृष्णराज, उपेंद्र उर्फ कृष्णराज इस वंश का संस्थापक कहलाया। आदि पुरुष परमार, संस्थापक उपेंद्र उर्फ कृष्णराज। प्रारंभ में परमार प्रतिहारों के अधीन थे। इसके बाद प्रतिहार और राजपूत शासकों के बीच पारस्परिक संघर्ष होता रहा और इसका लाभ उठाकर राजपूतों की सहायता करते हुए परमार राजवंश काबिज होता है। यानी कि अब परमार राजवंश जो स्थापित होगा वह राजपूतों के अधीन होगा, या कहें कि राजपूतों ने परमारों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था उज्जैन में। हर्षसिंह द्वितीय, हर्षसिंह इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, याद रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र शासक था? तो हर्षसिंह द्वितीय जो था वह स्वतंत्र शासक था जिसने 949 से 972 ईस्वी तक राज किया। राजपूत शासक खोदिंग से इसने टक्कर ली और उसकी यहाँ पर विजय हुई। इसने हुनों को भी पराजित कर दिया था। इसके बाद आते हैं वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज लगभग 973 से 998 ईस्वी तक शासक बनते हैं। मुंज एक महान योद्धा, विद्वान और काफ़ी अच्छे जानकार थे वह। इनके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक भट्ट जो कि आगे चलकर राजा भोज के दरबार की भी शोभा बढ़ाते हैं। पद्मगुप्त, धनंजय और धनिक भट्ट
ये वाक्यपति मुंज के दरबारी साहित्यकार या कहे कि उनके विद्वान थे। ये स्वयं को कवि हृदय राजा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने धार में मुंज देवी झील, मांडू में मुंज सागर तालाब जिसके बीच में जहाज महल बनाया गया है, और मुंज के द्वारा महेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, धर्मपुरी, इसके साथ आपने देवास बड़ी माता छोटी माता भी सुना होगा। तो माता जी के मंदिर का निर्माण का श्रेय भी वाक्यपति मुंज को जाता है। वाक्यपति मुंज का संघर्ष जो किससे हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चालुक्य नरेश तैलपदित्य के साथ इसका संघर्ष होता है। इसके बाद आते हैं सिंधुराज। सिंधुराज मुंज के पक्षात बैठते हैं और सिंधुराज शासक बनते हैं। सिंधुराज ने दक्षिण के चालुक्य नरेश सत्याश्रय को पराजित कर अपने भाई मुंज के द्वारा खोए गए भूभाग पर अधिकार कर लिया और कहें कि अपने भाई का बदला लिया। और इसी जीत के उपलक्ष्य में एक रचना लिखी जाती है जिसको नवसांग सांगचरित्र कहा जाता है, जिसके रचिता होते हैं पद्मगुप्त परिमल। आप MPPSC राजा भोज, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है राजा भोज। आपने कई बार राजा भोज के बारे में पढ़ा होगा। आप ये भी जानते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू और तेली, जो लोकोक्ति कहावत है, ये कहावत जो होती है वास्तविकता पर आधारित होती है, यानी कि इतिहास से संबंधित होती है। हाल ही में पेपर 5 जो हुआ था उसमें पूछा भी गया था। क्यों ये कहावत चलती है? बात उस समय की जब राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेदेव तेलप पर अटैक कर दिया है। कहे कि गांगेदेव तेलप ने धार पर आक्रमण कर दिया और इसमें वो बुरी मुंह की खाता यानी कि हार होती है उसकी। फिर धार की जनता एक उपाधि देती है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे और तेली, तो इसको जोड़ दिया गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू और तेली के नाम से। तो आइए आप समझते हैं हम राजा भोज को। मालवा की तत्कालिक राजधानी, याद रखिएगा कि मालवा की तत्कालीन राजधानी किसको कहा जाता था, तो उज्जैन को। और यहाँ पर परमार राजा सिंधुराज के पुत्र के रूप में, किसके पुत्र थे, सिंधुराज के। तो सिंधुराज के पुत्र के रूप में 980 ईस्वी में राजा भोज का जन्म होता है उज्जैन में, यानी कि महाकाल की नगरी में। कहा जाता है कि एक मुठ चावल लेके भी निकलो और एक चावल भी अगर आप उज्जैन के मंदिरों पे चढ़ाओगे तो चावल खत्म हो जाएंगे, बट उज्जैन के मंदिर समाप्त नहीं होंगे। तो महाकाल की नगरी में जन्मे थे राजा भोज। मात्र 8 वर्ष की उम्र में राजा भोज को संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया। वाक्यपति मुंज के द्वारा किशोर अवस्था में ही मालवा के इनको राजा बना दिया गया। जी हाँ, बहुत कम इतिहास में आपको पता चलता है कि इनको राज्य या कहे कि राजा किसने घोषित कर दिया था, तो वाक्यपति मुंज ने किया था। वाक्यपति मुंज का बड़ा लगाव था राजा भोज से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर का नाम भी राजा भोज के नाम पर पड़ा है और भोजपाल जो नामकरण था। धार नगरी की स्थापना के बाद राजा भोज ने 11वीं सदी के आरंभ में उज्जैन से परमारों की जो कुल राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर धार को अपनी राजधानी बनाया। और आपको पढ़ाया जाता है कि बेरसिंह सेकंड जो था उसने राजधानी बनाया, जो पूरी तरह से गलत है। अगर ये पढ़ रहे हो तो आपका 1 नंबर कट सकता है अगर आप बेरसिंह सेकंड पढ़ते हो तो। वास्तविकता ये है कि राजा भोज ने उज्जैन से राजधानी ट्रांसफ़र की थी, स्थानांतरित की थी धार, और फिर धार को अपनी राजधानी बनाया। सरस्वती की आराधना एवं उनके साधकों की साधना के लिए स्वयं की परिकल्पना से एवं वस्तु से निर्मित भोजशाला का निर्माण किया। भोजशाला का उन्होंने नामकरण किया कंटाराभन। चलो साहित्य रचना होगी इनकी। चलो ठीक है, कंटारम ऐसी एक रचना भी लिखी राजा भोज ने, तो उसी से नाम से ये भोजशाला का नामकरण किया गया था। ये भारत में उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। जो नालंदा को तवज्जो दी जाती है वैसा ही
भोजशाला भी थी। संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ यहाँ सरस्वती का अद्भुत मंदिर भी था, जिसमें माँ सरस्वती की वांगदेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। ये 1034 में स्थापित की गई थी। और इस प्रतिमा का जो निर्माता था वो मंथला था, यानी कि मूर्तिकार कौन था? मंथला। मंथला कौन था? जैन था। ठीक है। और प्रतिमा कहाँ से लेकर आए थे? तो मांडू से। प्रतिमा कहाँ से लेकर आए थे? मांडू से। राजा भोज भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक हैं जो शौर्य पराक्रम के साथ साथ धर्म, विज्ञान, साहित्य, दार्शनिक और ज्योतिषी और कला के पारखी थे। ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। राज्याभिषेक की बात करें, राजा भोज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में राजा भोज का राज्याभिषेक होता है। शासनकाल की अगर बात करें तो 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज का शासनकाल चला। नाम घोष की अगर बात करें तो परम भद्दारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्री भोजदेव राजा भोज का एक नाम घोष था। उपाधि की बात करें तो मालवा सम्राट परम भद्दारक महाराजा धीराज त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये राजा भोज की उपाधि थी। साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय तक, जो कि कश्मीर वाला पार्ट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बना दूँ तो और भी समझ में आएगा आपको। तो देखिए, उत्तर में हिमालय, ये हिमालय उत्तर में, दक्षिण में मलय केरल, पूर्व गंगा सागर और पश्चिम में द्वारकाधीश, यानी कि चारों कोनों पर राजा भोज ने विजय प्राप्त की थी। रामेश्वरम जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, उसके निर्माता भी राजा भोज है। याद रखना है, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है उसके निर्माता भी राजा भोज है। वहाँ के जो मंदिर है उनका निर्माण राजा भोज ने कराया। इसके अलावा आप महाकालेश्वर जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, प्रथम निर्माता भी राजा भोज है। आप किन पर विजय प्राप्त की? तो बेदीधर पर, इंद्रद पर, भीम पर, लोंगल पर, चालुक्य पर, कर्नाट पर, लाट पर, रंग पर, गांगेदेव पर, तथा भोज ने 1008 ईस्वी में हिंदू वंश शासक आनंदपाल को मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। और यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी को राजा भोज ने परास्त कर दिया था। इसके अलावा विद्याधर ने भी, जो कि चंदेल राजवंश के थे। प्रमुख दरबारी की अगर बात करें तो राजा भोज के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रोहक थे। गृह मंत्री कौन थे? बुद्धिसागर थे, याद रखना है ना। सेनापति कौन थे? कुलचक्र और सुरादित्य, दोनों के दोनों जैन थे ये। ठीक है। राजपुरोहित कौन थे? चंद्रशेखर, ये भी जैन थे। दीक्षित महाकवि पंडित छिचय, जिनको कालिदास के नाम से जाना जाता था, है ना। साहित्य रचनाओं की अगर बात करें तो राजा भोज ने संगार मंजरी कथा में धार का सुंदर वर्णन किया है। इसके अलावा राजा भोज की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, बट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाएगा। तो कुछ रचनाएं आपको गूगल करने पे भी मिल जाएगी, तो चाहो तो आप नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। राजा भोज की साहित्य मंडली की अगर बात करें राजा भोज की हम, तो राजा भोज के दरबार में 500 कवि थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो जैन साहित्यकार अमित गति और धनपाल था, जिसको पीएससी ने क्वेश्चंस पूछा भी था आपसे। ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, है ना। इसका कंटेंट है मेरे पास, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, है ना। कि आपकी हेल्प हो जाएगी, इसमें थोड़ा मदद हो जाएगी आपको। इसका कंटेंट मैंने निकाल के रखा था आप लोगों के लिए। कहाँ गया, जस्ट मिनट।
थोड़ा समय लग रहा है बेटा। चलिए, तो धनपाल के बारे में कुछ कंटेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर धनपाल का, है ना। देखिए, ये जो था धनपाल जो था वह सकाय का निवासी था, यानी कि आप तो इतना लिखे, संकासाई का निवासी था ये, फर्रुखाबाद जिला वर्तमान का जो पड़ता है फर्रुखाबाद, अब कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, इतना तो आप लिख लेंगे। ये मालवा और परमानरेश शेख द्वितीय, वाक्यपति द्वितीय तथा महान राजा भोज का समकालीन रहा है, यानी कि तीनों का कालखंड देखा। किसके किसके दरबार में रहा है ये, शेख द्वितीय, यानी कि हर्ष शेख द्वितीय जिसके बारे में आपको पढ़ाया। इसके अलावा शेख द्वितीय हो गया तुम्हारा, ठीक है। हर्ष को ही बोला जाता है, शेख द्वितीय, चलो अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। शेख द्वितीय यानी कि हर्ष को ही बोला जाता है ना, हर्ष परमार को, ठीक है। इसके अलावा ये वाक्यपति मुंज, ठीक है, और राजा भोज, इनका ये समकालीन रहा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें तो सिंधु राज भी आ जाएंगे, उनका भी समकालीन था ये। तो इसने यहाँ कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, राजा भोज के दरबार में आया और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये श्वेतांबर संप्रदाय का प्रवर्तक था। कौन सा, जैन था पर श्वेतांबर संप्रदाय का प्रवर्तक था। और वाक्यपति मुंज ने इसे सरस्वती की उपाधि से विशोभित किया था। किसने, वाक्यपति मुंज ने कौन सी इसको टाइटल प्रदान किया था, सरस्वती का, है ना, ये उपाधि प्रदान की थी वाक्यपति मुंज ने। और ये संस्कृत प्राकृत भाषा का महान पंडित था, संस्कृत और प्राकृत भाषा का महान पंडित था ये। तो बहुत कुछ है इसके बारे में, और इसके जो ग्रंथ है उसके बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। तो ये ग्रंथ था इसका, धनपाल का। तो ग्रंथ का नाम है पायल ची नाम माला। छोटी की मात्रा है ये, ठीक है। चले, तो पायलची नाम माला इसका ग्रंथ है, इस ग्रंथ को इसने लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेख द्वितीय ने मान्य खेत को लूटा था, तो उसके भी एक उसके ऊपर भी एक इसने रचना लिखी है। तो बहुत कुछ रचना है इसकी। अब इसमें इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलिए, अब राजा भोज की विजय आपने देख ली है। अब राजा भोज के और भी साहित्यकारों को देखें। आईने ये धनपाल ने तिलक मंजरी की भी रचना की, है ना। अब तिलक मंजरी जो है धनपाल की अगर मैं चर्चा करूं तो धनपाल जो था ना, धनपाल की लड़की थी तिलक मंजरी, है ना। तो धनपाल ने बाणभट्ट की जो कादंबरी थी उसका भी प्राकृत भाषा में अनुवाद किया था, कादंबरी का। जी हाँ, बाणभट्ट की जो कादंबरी है ना उसका प्राकृत भाषा में इसने अनुवाद किया था, बट वो राजा भोज कुछ नाराज हो जाते, उसको जलवा देते हैं। तो फिर उनकी लड़की जो तिलक मंजरी थी उसको पता रहता, तो वो मुँह जुबानी याद रखती है। फिर से लिखी जाती है बाणभट्ट की दूसरी रचना को प्राकृत लैंग्वेज में, है ना। याद रखना कि बाणभट्ट की रचना का प्राकृत भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो राजा भोज का जो साहित्यकार था धनपाल ने किया था, है। और तिलक मंजरी उनकी लड़की थी, उसी के उनके मुख से सुना वापस से, और फिर इस रचना को लिखा और फिर उस रचना का नाम रख दिया इन्होंने तिलक मंजरी, है ना। ये जरूर याद रखना। फिर आईने अकबर में अबुल फजल जो थे, जो कि अकबर के समय के थे ये, तो उन्होंने राजा भोज के बारे में बताया कि हर 6 माह में राजा भोज जो थे वो साहित्य उत्सव आयोजन करते थे, यानी कि बड़े बड़े साहित्यकारों की एक सभा बुलाई जाती थी हर 6ठे माह में।
तो इसमें गुजरात के भीमराज की सभा का जो जैन विद्वान था शांति सूर्य को भी यहाँ पर आमंत्रित किया था। धनपाल ने बुलाया था इसको। किसने? धनपाल का अच्छे से कांटेक्ट था इनके साथ, तो उन्होंने बोला चले आइए आप यहाँ पर। तो शांति सूर्य जो आते हैं, जो कि भीमराज के जैन विद्वान कवि था उसका। किसका? भीमराज। कहाँ का शासक था भीमराज? तो गुजरात का था, है ना। तो इसने क्या सभी को यहाँ पर परास्त कर दिया। तो राजा भोज ने इसको वादी वैताल, है ना, बैताल नहीं, वैताल की उपाधि से इसको सम्मानित किया था। मंदिर भवन नगर निर्माण की बात करें तो राजा भोज ने धार, भोपाल, भोजपुर समेत 84 नगरों की स्थापना की है। और राजा भोज के द्वारा निर्मित मंदिरों में अगर बात करें तो सरस्वती मंदिर भोजशाला, धार, सोमनाथ मंदिर गुजरात, महाकाल मंदिर उज्जैन, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, रामेश्वरम महादेव मंदिर तमिलनाडु। जो पहले भी मैंने आपको बताया, इतने बड़े बड़े मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करवाया है राजा भोज ने। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें परमार राजवंश में, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व मालवा उज्जैन के शासक विक्रमादित्य परमार के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस विक्रम संवत को मालवा एवं कृत संवत भी कहा जाता है, जरूर याद रखना। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1875 में तत्कालीन धार स्टेट के जो राजा थे आनंदराव पवार तृतीय के समय भूतशाला के खंडरों में खुदाई की गई। तो इस खुदाई में वाग्यदेव यानी कि यक्ष अंबिका की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। अब इसकी जानकारी भोपाल छावनी के ब्रिटिश अधिकारी, जो कि धार के पास में एक भोपाल छावनी थी यहाँ पर, तो इसको ब्रिटिश अधिकारी को लगती है। तो ये सरदारपुर से चल के धार पहुंच जाता है, ठीक है। भोपाल छावनी का मेजर का नाम क्या था? किंग कैट। तो किंग कैट को प्राप्त हुई तो वो इस प्रतिमा को लेकर इंग्लैंड चले गया। तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये रखी गई है, इंग्लैंड में। और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ये बताया जाता है कि जो ये प्रतिमा है ये जैन धर्म की देवी यक्ष अंबिका की प्रतिमा है ना। तो जो वाग्देवी प्रतिमा है वह किसकी है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये प्रूपेट है यानी कि प्रमाणित है ना, ये जरूर याद रखना। आप राजसत्ता आती है, आप बात करते हैं प्रतिहारों की। प्रतिहार राजवंश के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। इस वंश की शाखा का आदि पुरुष या कहें कि संस्थापक हरिश्चंद्र प्रतिहार था। 550 ईस्वी के लगभग राजपूताना, यानी कि राजपूताना किसको कहेंगे? मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट, और इसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है राजस्थान वाला, इसको कहा जाता है राजपूताना। यानी कि निमज जो है, निमज मंदसौर, ये राजपूताना के ही पार्ट थे, है ना। तो जोधपुर के पास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। इनके वंश की ख्याति फैलने का कार्य उज्जैन के शासक नागभट्ट फर्स्ट ने किया, जो कि इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। वास्तविक संस्थापक अगर प्रश्न हो तो नागभट्ट फर्स्ट है ना, और सिर्फ संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र प्रतिहार बताएंगे आप। इसने ग्वालियर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 8वीं सदी के आरंभ में प्रतिहारों वंश की एक शाखा मालवा की एक परंपरागत शाखा बन गई। याद रखना है कि प्रतिहार राजवंश उज्जैन पर कंटिन्यू रूल करता है ना। ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक ही आंसर करेंगे, प्रतिहार। तो प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी उज्जैन रही, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। और आपको कुछ कॉपी किताबों में यह बताया जाता है कि ग्वालियर, जबकि ग्वालियर कैपिटल नहीं थी, उनका एक शासित क्षेत्र था। रामभद्र का पुत्र होता है मिहिर भोज, जो 836 से 882 ईस्वी तक एक शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया। मिहिर भोज प्रतिहार ने कन्नौज को राजधानी बनाया, ठीक है। तो कौन से प्रतिहार राजा ने कन्नौज को कैपिटल बनाया था? तो मिहिर भोज प्रतिहार ने। आरंभ के कुछ वर्षों में ही मालवा और राजपूताना मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। और गोलाकार प्रतीक, जो कि शून्य का सबसे ज्ञात अभिलेख जो है ग्वालियर में मिलता है, यह पहला ज्ञात शिलालेख है जो ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर की दीवारों पर अंकित किया गया है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है आपको, है ना, शून्य का। तो ये किसके समय पर होता है? मिहिर भोज के समय पर होता है। शिलालेख में क्या है? वर्ष 886 अंकित है और श्री गोपगिरी ग्वालियर किले में दिनांकित है ये। इसमें क्या लिखा गया है? परमश्रवा श्री मिहिर भोजदेव प्रतिहार के शासनकाल का समयकाल यहाँ पर बताया गया है। प्रतिहार साम्राज्य को अनिलवाड़ के चालुक्य, जैजागभुत्ति के चंदेलो, डाहल के यानी कि जबलपुर के कलचुरिया और मालवा के परमारों और दक्षिण राजपूताना के गोहिलों और संकम भारी के चौहानों और ग्वालियर के कच्चप घातों ने बांट लिया। इनके क्षेत्रों को बांट लेते सब आपस में। और वर्तमान में सतना जिले में स्थित जो नागौद स्टेट है वो प्रतिहार मिहिर भोज के वंशज है, यानी कि वीराज देव प्रतिहार, जो कि नागौद राज्य के संस्थापक थे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रतिहारों के समय ग्वालियर के अभिलेख में
तेलियों तथा मलियों के मुखिया का एक शिल्प तथा उद्योग का उल्लेख होता है ना। तो तेलियों का उल्लेख कहाँ पर है या कौन से राजवंश में होता है? तो प्रतिहारों के समय पर है। चंदेल वंश। चंदेल वंश का आरंभ प्रतिहार मिहिर भोज के समांतरीय है, यानी कि चंदेल वंश जो है वो किसके समांतरीय? अगर ये क्वेश्चन आए तो प्रतिहारों के समांतर और मिहिर भोज के समांतरीय। ये स्वयं को चंद्र देवता और काशी के गहरवा नरेश राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते हैं। और 9वीं शताब्दी के आरंभ में इन्होंने नन्नू चंदेल, जो कि इस वंश का संस्थापक था, बुंदेलखंड के दक्षिणी पार्ट में इस वंश की नींव को मजबूत कर दिया। वाक्यपति का पुत्र जयशक्ति या जेजा हुआ, जिसके नाम पर चंदेलों का प्रदेश जेजा गुत्ती कहलाया। ठीक है, 1 मिनट। तो वाक्यपति परमार राजवंश वाले नहीं है ना। वाक्यपति का पुत्र होता जयशक्ति, और जयशक्ति जिसको जेजा कहा जाता है, और इस नाम पर इस चंदेल वंश का नामकरण होता जेजागुत्ती। कलिंजर, अजयगढ़, मन्यागढ़, मारफा, मांदा, गड़ा तथा बरीगढ़, महिवार, ये 8 किले थे इनके। पुरालेखों में इस राजवंश की जो प्राचीन राजधानी बताई गई है वह खजुरवाहक यानी कि वर्तमान का खजुराहो था। यशोवर्मन प्रतिहार नरेश देवपाल से विष्णु की प्रतिमा छीन लाया था और खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज चतुर्भुज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माता कौन है, तो याद रखेंगे आप। धंग इसके बाद आते हैं। यशोवर्मन का पुत्र इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा होता है, जिसने आधी शताब्दी तक रूल किया है, 950 से 1002 तक। इसके शासनकाल में जेजागुत्ती ने अपनी काफ़ी अच्छी उन्नति की। खजुराहो के एक लेख में उसे राज्य की सीमाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्य विस्तार किया उसने, ठीक है, कलिंजर तक और यमुना के पाट तक अपने राज्य को बढ़ा लिया था। चेदी की सीमाओं तक इसने अपने क्षेत्रों को विस्तारित कर लिया था। धंग ने 100 वर्ष से अधिक आयु का भोग कर और स्व इच्छा से गंगा यमुना के संगम पर, यानी कि आज का जो प्रयाग है, वहाँ समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे, है ना। तो ये जरूर याद रखना है। धंग के बाद आता है गंड। धंग के बाद उसका पुत्र आता है गंड। और याद रखना कि खजुराहो जो है वहाँ पर अधिकांश मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो राजा धंग के समय पर हुआ है ना। ये गद्दी पर बैठता है। इसने आनंदपाल शाही को मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। राजा भोज भी करते, ये भी करता है। तो यहाँ पर हिंदू सेनाओं की हार हुई, जबकि कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल ने मोहम्मद के अधीनस्था को स्वीकार कर लिया, यानी कि मोहम्मद गजनवी की शरणनीति को एक्सेप्ट कर लेता है कन्नौज का किंग प्रतिहार राजा राज्यपाल। तब गण ने उसको आत्मसमर्पण पर नाराज होकर उस पर अटैक कर दिया और उसकी हत्या कर दी। किसकी? प्रतिहार नरेश राज्यपाल की, कि भाई तुमने उसकी शरणनीति को एक्सेप्ट क्यों किया। जो त्रिशक्ति आप पढ़ते ना, फिर उसमें त्रिशक्ति में जो त्रिशक्ति युद्ध में उसमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो चंदेल नहीं था, है ना। ये याद रखना है। इसके बाद आता है कीर्तिवर्मन। गण के बाद कीर्तिवर्मन तथा मदरवर्मन 2 उल्लेखनीय शासक हुए। इन्होंने अपने वंश की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास तो किया। इन्होंने कलचुरियों को भी हराया। कलचुरी जो कि त्रिपुरी के कलचुरी। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ उसी समय लिखा था जब ये युद्ध हुआ था। मदन वर्मन की अगर हम चर्चा करें तो 1129 से 1163 तक रूल करते हैं। कलिंजर, खजुराहो, अजयगढ़, मोहबा आदि पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है परमारित देव परमाल का। परमारित देव अथवा परमार चंदेल वंश के 1163 से 1202 ईस्वी तक रूल करते हैं, और ये एकमात्र ऐसे चंदेल शासक थे जो 5 वर्ष के अल्प आयु में इनको गद्दी पर बिठा दिया गया था, और इन्होंने 35 वर्ष तक रूल किया। मजे की बात तो ये है, यानी कि दूध पिता हुआ बच्चा राज सिंहासन पर बैठ गया था। गद्दी पर बैठने के बाद 16 वर्ष के अर्थात 1182 ईस्वी तक उन्होंने शांतिपूर्ण शासन चलाया, और 1182 ईस्वी में दिल्ली के चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान ने जेजागुत्ती पर अटैक कर दिया। परमारित देव परमाल ने
के सेनापति आला और उदल को इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया, भैया मदद कीजिए मेरी। अत्यधिक शौर्य प्रदर्शन किया और इस युद्ध में वो काम ना आया और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर विजय होती है। इसके बाद यहाँ पर उदल की हत्या हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे चौड़ांग देव के द्वारा, है ना, चौड़ांग देव। 1203 में कुतुम्बिक ऐबक ने भी कलिंजर पर अटैक कर दिया, तो परमारित देव ने डटकर तो मुसलमानों का मुकाबला किया, किंतु उसकी यहाँ पर हार हो जाती है और वह भी मुसलमानों की यानी कि कुतुम्बिक ऐबक की सरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कुतुम्बिक ऐबक ने कौन से चंदेल राजा पर अटैक किया था। अदालत कवि जगनिक राव चंदेल शासक परमारित देव या परमाल देव के राजकवि थे ना, जगनिक। इसके बाद आता है तोमर राजवंश प्रदेश में। ग्वालियर में तोमर राजवंश कहाँ पर था, तो आप सभी को पता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर था, तो ग्वालियर का ही पार्ट बताएंगे हम। यहाँ पर था तोमर राजवंश। इस वंश का संस्थापक वीर सिंह देवता है ना, जरूर याद रखिएगा। संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, है ना, तो कुछ याद हो ना हो बट संस्थापक होने जरूर याद रख लीजिएगा। और ये किसके समकालीन थे, तो दिल्ली के सल्तनत के अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने 1394 में अपने शासनकाल में वीर सिंह तोमर को गोपालचल यानी ग्वालियर का प्रशासक बना दिया था। वीर सिंह देव ने दुर्गा भक्ति तरंगिनी नामक पुस्तक लिखी, है ना। सन 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण कर वीरमदेव तोमर की हत्या कर दी। कीर्ति सिंह तोमर के शासनकाल में लिखा गया कल्लोल कविकृत ढोला मारू यानी कि ढोला मारू की जो लोकगीत है, जो कि ये वाले पार्ट में चलता है, राजस्थान वाला पार्ट वहाँ पर बड़ा फेमस है और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, बट इसकी उत्पत्ति जो है वो मध्य प्रदेश से है। नरवर के ढोला और दुर्लभ राय और मारवाड़ की मारवानी की ये एक प्रणय लव स्टोरी है और उस पर ये लिखा गया है। तो याद रखना ये कहाँ पे लिखी गई है, तो नरवर से संबंधित है ना। तो कीर्ति से तोमर के शासनकाल में ये लिखी गई है। मान से तोमर, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा होते हैं मान से तोमर। इस राजा ने बहलत लोदी की नीतियों का पालन करने से इनकार कर दिया और मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी जो कि 1469 से 1501 तक का समर्थन किया। तो इन्होंने किसका समर्थन किया, गयासुद्दीन खिलजी का किया। सिकंदर लोदी ने 1505 में ग्वालियर पर हमला कर दिया। साहित्य कृतियों की अगर हम बात करें तो मान कौतूहल दोहा चौपाई में लिखा गया है। ये एक संगीत ग्रंथ मान से तोमर का सबसे प्रसिद्ध है। इनके दरबार में नायक बेजू मानसे की सभा के सर्वश्रेष्ठ गायन आचार्य थे। नायक बक्सू, नायक पांडे, सूरदास, गोविंद दास, नवादास और परिमल, ये इनके बड़े से बड़े साहित्यकार थे। यहाँ तक कि तानसेन का भी नाम आता है। अब इसकी पुष्टि मैं तो नहीं करूँगा, बट ये बताया जाता है कि तानसेन भी इनके दरबार में थे। सूरदास का जरूर याद रख लीजिएगा, ओके, सूरदास इनके दरबार में थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला पार्ट। और इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी राजवंश यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप जो कुछ राजवंश बचते हैं उनमें अगर मैं चर्चा करूँ आपके साथ, होलकर, सिंधिया, बुंदेला और बघेल, ये 4 राजवंश आपको एक अलग पार्ट पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे, ये वाले राजवंश आपके हो गए कंप्लीट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।